नमस्कार। एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पथरिया विधानसभा से कांग्रेस की सबसे चर्चित महिला प्रत्याशी के रूप में जो अपने आप को इस समय प्रोजेक्ट कर रही हैं, श्रीमती संगीता सीधर जी। आइए आज हम उनसे सीधी बात करेंगे और हम उनसे आज पूछेंगे कि क्या रहा उनका राजनीतिक सफर और कैसे वो विधानसभा की पहुंचने की तैयारी कर रही हैं। संगीता जी, आपका स्वागत है हमारा कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में। धन्यवाद आप सभी का। हमारा जो कार्यक्रम है हम तो पूछेंगे, इसमें कुछ सवाल आपके राजनीतिक रहेंगे, कुछ हम आपसे व्यक्तिगत सवाल भी पूछेंगे। और इस कार्यक्रम की एक सुविधा ये है कि अगर किसी सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहती हैं तो आप उसको पास कर सकती हैं, नेक्स्ट कर सकती हैं, तो हम उसको आपसे नहीं पूछेंगे। सीधा सवाल हम आपसे पूछेंगे, कहाँ से राजनीतिक आपकी शुरुआत हुई, राजनीति की शुरुआत कैसे की आपने? राजनीति की शुरुआत 2005 से छात्र संघ के चुनाव से हुई थी, जिसमें मैं निर्विरोध चुनी गई थी। कहाँ से चुनाव हुआ था ये और कहाँ से आप जीती थी? पथरिया कॉलेज से। उस समय जब आप राजनीतिक सफ़र आपका शुरू हुआ और आपने पथरिया से राजनीति शुरुआत की थी विद्यार्थी जीवन से, तो उस समय सरकार मध्य प्रदेश में किसकी थी? बीजेपी की सोनाबाई विधायक थी पथरिया में। बीजेपी की सरकार थी, आप वहाँ से निर्विरोध चुनाव जीत कर आई और फिर आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। क्या कहानी रही इसके पीछे? नहीं, कांग्रेस तो मुझे विरासत में मिली है। मेरा पथरिया में ससुराल और मायका दोनों ही हैं, तो मुझे कांग्रेस विरासत में मिली है। कांग्रेस आपको विरासत में मिली है, ससुराल में भी कांग्रेस रही है, आपका कहना है कि आपके मायके में भी कांग्रेस रही है। 2 वर्ष से आप जनपद सदस्य रही हैं और अभी वर्तमान में जनपद सदस्य हैं आप। अचानक विधायकी की तरफ मुख कैसे आपने कर लिया कि अब इस बार विधायक बनना है और टिकट की मांग करने लगी? जी, हम लोग करीब चौथी पीढ़ी है जो कांग्रेस के लिए समर्पित है और क्षेत्र में ज़मीनी स्तर पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जनसेवा करते हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके पहले अभी हम दमोह से जिला महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, अभी जिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। और ऐसे ये कांग्रेस की रीति और नीति से प्रभावित होकर, परिवार तो कांग्रेस का था और साथ में मैं भी कांग्रेस की रीति और नीति से प्रभावित होकर इसमें आगे बढ़ती गई। और फिर मुझे लगा कि जनपद सदस्य का एक दायरा सीमित है, जिसमें मैं एक सीमित क्षेत्र में रह के कार्य कर सकती हूँ। और जनसेवा के लिए मुझे लगा कि अगर मैं विधानसभा की दावेदारी करती हूँ और मुझे यदि पार्टी मौका देती है तो मैं लोगों को, जैसे कि पथरिया विधानसभा में मेन मुद्दा है बेरोजगारी, और इसमें 2 बड़े बड़े प्लांट भी हैं, सोयाबीन प्लांट है, माइसिम प्लांट है। उसके बाद भी स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रखा जाता है। और दूसरा है जल संकट, कोपरा नदी और सुना नदी होने के बावजूद भी यहाँ किसान के लिए सिंचाई के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तीसरा है हमारा शिक्षा, फिर स्वास्थ्य। तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संकट और जो पलायन हो रहा है, इन सब जो समस्याएं आपको क्षेत्र की दिखती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप व्यापक रूप से अगर काम करना चाहती हैं तो विधानसभा पहुंचना उसके लिए ज़रूरी है? जी बिल्कुल। चलिए हम इस पे बात करेंगे, आपके मुद्दों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी 33% महिलाओं के लिए जो आरक्षण का बिल पास हुआ है लोकसभा राज्यसभा से, ऐसा तो नहीं है कि उसके बाद एक उत्साह, एक ऊर्जा का संचार हुआ हो कि अब महिलाएं आगे आ रही हैं तो हम भी टिकट की दावेदारी करेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। 33% आरक्षण हाल ही में राज्यसभा और लोकसभा में विधेयक पारित हुआ है, तो उसके लिए जिन्होंने भी इसका सपोर्ट किया मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ये कांग्रेस ने सबसे पहले ये 2010 में ये महिला आरक्षण का विधेयक पारित किया था, लेकिन उस समय गठबंधन की सरकार होने के कारण काफ़ी अड़चनें आई थी। और ये अब इसमें तो अभी काफ़ी समय है, परिसीमन होगा और फिर जनगणना होगी, उसके बाद अभी काफ़ी समय लगेगा। हालांकि चुनाव के लिए समय कम है तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मुझे लगता है कि दमोह ज़िले में दो या एक महिला को टिकट। आपका ये कहना है कि भले मोदी सरकार का जो बिल है उसको पास तो कर दिया गया है, लेकिन लागू होने में काफ़ी समय लगेगा, पर आपकी जो कांग्रेस पार्टी है उसके आला कमान है उस बिल के मद्देनज़र दमोह से 1 या 2 महिलाओं को टिकट दे सकते हैं? जी बिल्कुल। इस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रही हैं। हाँ। चलिए, उम्मीद है आपको कि आपको टिकट मिलेगी। आपने कहा कि आरक्षण जो मिला है वो काफ़ी कठिन है और प्रक्रिया उसकी लंबी है, लेकिन आपकी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है।
ये तो हो गई आपकी जो आरक्षण की हमने बात की थी। अब एक मुद्दा आपने बताया है कि आपके यहाँ रोजगार की कमी है। आपने बताया कि शिक्षा का क्षेत्र ज़्यादा व्यापक नहीं है। आपने स्वास्थ्य को लेकर भी बात की, आपने जल संकट को लेकर भी बात की। पथरिया विधानसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं इस समय, हमारी उनसे भी बात हुई थी। बीएसपी के जो वर्तमान विधायक हमारी उनसे भी बात हुई थी। उनका तो कहना है कि उन्होंने पथरिया क्षेत्र में बहुत विकास किया है। कहाँ हुआ है विकास? विकास होता तो दिखता। यदि आप विकास की बात करें तो गढ़ाकोटा में जाकर देख सकते हैं कि विकास क्या है। मैं गोपाल भार्गव जी बीजेपी से हैं, लेकिन मैं उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करती हूँ कि आप वहाँ जाओगे तो हाँ बोलेगा, जो भी जाएगा वहाँ देखकर बोलेगा कि विकास हुआ है। लेकिन पथरिया विधानसभा में कहाँ विकास हुआ है? और विकास हुआ होता तो फिर ये नई नई योजनाएं आज लागू करने की क्या ज़रूरत थी? आप तो सत्ता में रहे हो, तो आपने जो कामकाज किए हैं उनके आधार पर आप वोट मांग सकते थे। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी, बीएसपी का भी कहना है कि हम विधायक बनते हैं, भाजपा का भी कहना है कि हम विधायक बनते हैं और सरकार आएगी तो एक कृषि विश्वविद्यालय की मांग काफ़ी लंबे समय से है और सेंट्रल स्कूल भी पथरिया में खोला जाना है। देखिए, सेंट्रल स्कूल और कृषि विद्यालय तो बात की बात है, लेकिन अभी जो शिक्षा का वहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। इसी कारण से लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। शिक्षा के मतलब जो उचित साधन संसाधन कहना चाहिए वो नहीं है। क्यों? और मैंने देखा है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति कुछ जगह को छोड़ के बाकी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही दयनीय है। एक क्लास में एक कक्ष में 4-4 क्लासें लग रही हैं, ऊपर से पानी चू रहा है, शिक्षक नहीं है। ये मतलब शिक्षा को लेके बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सबकी ये धारणा रहती है कि बच्चों को स्कॉलर मिलेगी तो सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन उनका जो बेस है और हमारे देश का हम लोग बच्चे भविष्य हैं, उनका जब बेस ही क्लियर नहीं होगा, आज वो 4th 5th तक 8th तक जब तक उनको समझ में नहीं रहती तो वो ग्रामीण में सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो फिर जब उनका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे जाके फिर वो क्या करेंगे? आपने जी बात पूरी कर लीजिए। जी, रोज आप शिक्षा की बात कर रही हैं कि बेस मजबूत नहीं है, सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब है। एक आपने और अभी बात कही थी रोजगार की, पर इतना बड़ा माइसम सीमेंट का प्लांट लगा हुआ है, फिर पलायन क्यों हो रहा है? देखिए, यही एक वजह है कि अभी कुछ ऐसा कि इतने 2 बड़े बड़े उद्योग हमारे पथरिया विधानसभा में स्थापित हैं। सोयाबीन प्लांट भी है। तो इसके पीछे का रीज़न तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, इसका मैंने समय समय पर विरोध भी किया और आज भी करती हूँ कि हमारे यहाँ की धरती है जो खोखली हो रही है और बाहर के लोग एम्प्लॉय बन के आ रहे हैं और स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तो इसका मैं आगे चल के विरोध करूँगी और कोशिश करूँगी कि ऐसे उद्योग पथरिया विधानसभा में स्थापित हों, चाहे लघु कुटीर उद्योग हों, जिससे महिला और पुरुष दोनों वर्ग उसका लाभान्वित हों उससे। जो रोजगार की समस्या आप बता रही हैं, अगर आप जीतती हैं, अगर आपको विधानसभा की टिकट कांग्रेस देती है और आप जीत जाती हैं जनता के आशीर्वाद से, तो रोजगार के क्षेत्र में क्या करेंगी? मैं ऐसे उद्योग लगाऊंगी जिससे कि महिला और पुरुष दोनों लाभान्वित हों और उन्हें रोज़गार के लिए बाहर ना जाना पड़े। और कोशिश करूंगी कि जो उद्योग हमारे इसमें पथरिया विधानसभा में स्थापित हों उनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को लिया जाए। माइसिम में भी अपने स्थानीय लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्थानीय हों। एक लक्ष्य आपका ये है कि अगर, और ये आपका लोगों के बीच बोलना भी है कि अगर आपको टिकट मिलती है और जीतती है तो मुख्य उद्देश्य रहेगा कि पलायन रोक सकें और जो माइसिम सीमेंट जैसे बड़े उद्योग हैं यहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी मिल सके। आपने शिक्षा की भी बात की है। एक और बात आपने कही थी जल संकट की, पथरिया में जल संकट है, तो क्या अभी जो भी सरकारें रही हैं उनने जल संकट की ओर ध्यान नहीं दिया? देखिए, जल संकट की ओर तो ध्यान नहीं दिया गया है, ध्यान दिया ही नहीं गया था। पिछले 18 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया गया। पथरिया में भी जो पानी की सप्लाई होती है वो भी हमारे खेत से होती है, पूरी पथरिया शहर में तो हमारे क्षेत्र से होती है और कुआं से हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई ऐसा उचित और सटीक उपाय आज तक नहीं लिया गया। ये क्षेत्र से जो सप्लाई हो रही है और जो कुएं की बात कर रही हैं, तो ये कोई सार्वजनिक कुआं है जहाँ से सप्लाई हो रही है, कोई सरकारी कुआं है? नहीं जी, हम लोग का पर्सनल है। अच्छा जी। तो आपके पर्सनल कुआं से भी पथरिया क्षेत्र में पानी की समस्या को दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की जो नल जल योजना है उसके साथ आपके घर में एक कुआं जल योजना भी चल रही है जो पथरिया के लोगों को
लाभान्वित कर रही है। बिल्कुल, काफ़ी समय से, आज से 10-12 साल पहले से आज भी वो सप्लाई चालू है। अच्छा, पथरिया की जब हम बात करते हैं, पथरिया क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो लंबे समय से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, उसके बाद अभी बीएसपी के विधायक हैं। उनका कहना है कि उन्होंने विकास किया है, और अभी एक दुर्घटना यहाँ पर घटी हुई थी, आपने देखा होगा कि खौजाखेड़ी जो ग्राम है वहाँ पर पुल के पास एक व्यक्ति कार से नीचे गिर गया था। तो ये जो विकास की बातें हो रही हैं, इन क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे? देखिए, जो काम अभी उनके रुके हुए हैं, पिछले 10 साल से वो पुल नहीं बन पा रहा है। यदि नदी आ जाती, ज़्यादा बारिश होती है तो रास्ता बंद हो जाता है वहाँ का, पथरिया जी। दमोह का। तो अभी क्या है कि जिस दिन मुख्यमंत्री आए थे उस दिन एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जैसा कि आप बता रहे हैं। वहाँ पे पटवारी एक लड़के की तुरंत ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे कई, यदि विकास तो ठीक है, जो काम पिछले 10-12 साल से डले हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये विकास की जो बातें हो रही हैं वो उससे बातें हो रही हैं, आपका ये कहना है कि विकास पथरिया में हुआ नहीं है? हुआ नहीं है, फाइलों में हुआ हो तो वो किसने देखा? पथरिया में विकास नहीं हुआ। पथरिया में विकास नहीं हुआ है। आप 2 बार से जनपद सदस्य हैं कांग्रेस में, आपने बताया कि उपाध्यक्ष भी हैं, महामंत्री के भी पद पर रही हैं, पर कहीं विरोध करते आप दिखाई नहीं देती हैं कि जो ये समस्याएं हैं इनका विरोध करते हुए संगीता श्रीधर पथरिया में दिखाई दे रही हों। देखिए, हमारी पार्टी जो हमें गाइडलाइन देती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धरना प्रदर्शन भी करते हैं, पुतला दहन भी करते हैं, और जो हमारी पार्टी या जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमें जो भी गाइडलाइन देती है उसके अनुसार हम काम करते हैं। और बस ये आप एक कमी कहिए कि हम उसको सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करते हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जन सेवा ज़मीनी स्तर पर की जाए, और हम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं। जन सेवा ज़मीनी स्तर पे की जाए, आपका ये कहना है, और सोशल मीडिया पे आप नहीं दिखती हैं। तो अगर आप टिकट की मांग कर रही हैं, फिर आपकी जो पार्टी का संगठन है, जो आला कमान है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप जन सेवा ज़मीनी स्तर पर कर रही हैं? जी, पार्टी सर्वे करा रही है, पार्टी सर्वे करा रही है, और फिर उसके माध्यम से उनको पता चलेगा क्षेत्र की। आज आप भी यदि हमारे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या करते हैं। हमेशा, मतलब सामाजिक राजनीतिक कार्यों के साथ साथ हम हमेशा 5 साल सक्रिय रहते सामाजिक कार्यों में, चाहे किसी की लड़की की शादी हो या किसी के यहाँ दुख हो, तो हमेशा हम उनके सहयोग करते हैं। जैसे जिसकी स्थिति हो उसके अनुसार हम उसका सहयोग करते हैं। कोविड पीरियड में भी हमने यहाँ पथरिया विधानसभा तो ठीक है, और दमोह ज़िले में भी एक टीम बनाकर पवन गुप्ता, यशपाल सिंह और हम लोगों ने मिलकर दमोह ज़िले में काफ़ी किया था। बस उसका ये है कि सोशल मीडिया पर हम एक्टिव नहीं कर पाए, ये कम। सोशल मीडिया पे आप नहीं दिखती हैं, इस कारण से लोगों को लगता है कि आप विरोध नहीं करती हैं या ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करती हैं। आपका पूरा परिवार जनप्रतिनिधियों से भरा हुआ है, आपके मायके से भी जनप्रतिनिधि हैं, आपके ससुराल में आप भी हैं, और सुना है परिवार के और लोग भी जनप्रतिनिधि हैं। तो ये जो जनसेवा का काम है, आपको नहीं लगता कि इसको लोगों तक पहुँचाना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, जिससे लोगों को पता चल सके कि वास्तव में आप काम कर रही हैं या सिर्फ बोल रही हैं? जी, आधुनिक परिवेश में तो लगता है कि अब हमें सोशल मीडिया पर डालना चाहिए, लेकिन आज यदि जनता नहीं जानती, यदि समझती नहीं, तो हम ऐसे बार बार कैसे इलेक्ट होके आते। तो सोशल मीडिया एक सेकेंडरी है, लेकिन मैं प्राथमिकता देती हूँ ज़मीनी स्तर पर जनसेवा करने में। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप राजनीति काफ़ी लंबे समय से कर रही हैं। एक बार निर्विरोध आप जनपद सदस्य भी चुनी हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी आप निर्विरोध चुनी हैं, कांग्रेस पार्टी में भी बड़े बड़े पद पर रही हैं, पर आप भोपाल की राजनीति नहीं करती, आप भोपाल नहीं जाती। जी, हम ज़मीनी स्तर की राजनीति करते हैं, और पार्टी सर्वे कराती है तो उन तक तो ये खबर पहुंच ही जाती है कि कौन क्या कर रहा है। और ऐसा तो है नहीं, हमारा परिवार पिछले 40-45 सालों से कांग्रेस के लिए समर्पित है, और आज भी जिसको भी टिकट मिलती है उसके साथ पूर्ण तन मन धन के साथ और पूर्ण सक्रियता के साथ उसका सहयोग करते हैं। तो अपने पथरिया विधानसभा में ऐसा नहीं है, सर्वे चल रहे हैं तो हाईकमान तक तो बात पहुंचेगी। लोगों का तो ये कहना है कि टिकट तो भोपाल से मिलती है, अगर आप भोपाल नहीं जाएंगी तो टिकट नहीं मिलेगी। नहीं तो मैं इसका अपवाद बनूंगी। आप इसके अपवाद बनेंगी कि आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर और लोगों को काम दिखेगा, आपको अपने संगठन पर विश्वास है। संगठन की हम बात कर रहे थे, अभी संगठन के प्रमुख और हमारे यहाँ से एक कांग्रेस की जो रैली निकली थी दमोह से, कांग्रेस की जन आक्रोश रैली, उसका भी एक बड़ा कार्यक्रम आपने अपने क्षेत्र में कराया था। अरुण यादव जी आए थे, तो उस कार्यक्रम में जो जनता
आपको आक्रोश था वो तो हमें देखने मिला, बहुत काफ़ी लंबी भीड़ थी आपके साथ। कुछ वादे यादे अरुण यादव जी करके गए हैं आपसे टिकट को लेके? नहीं, टिकट को लेके तो कोई ऐसा वादा नहीं किया गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय कमलनाथ जी महिलाओं को दमोह जिले से 1 या 2 टिकट ज़रूर देंगे, क्योंकि 33% आरक्षण की बात तो पहले की है, लेकिन कांग्रेस सरकार में महिलाओं को पूर्ण सम्मान भी दिया जाता है और आगे मुझे लग रहा है कि दमोह जिले से 1 या 2 टिकट महिलाओं को मिलेगी। आपको पूरी उम्मीद है कि 1 या 2 लोगों को टिकट मिलेगी और उसमें से एक आप होंगी? निश्चित रूप से आप होंगी, ये आपका मानना, आपका विश्वास है। और संगठन तक अगर बात पहुंचेगी तो हो सकता है कि संगठन आपके कामों को देखे। क्योंकि महिलाओं की बात चल रही है और अभी लाडली बहना पूरे मध्य प्रदेश में छाई हुई हैं और मुझे नहीं पता आप उसका लाभ ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की योजना है लाडली बहना, उसको किस दृष्टि से देखती हैं आप? देखिए, लाडली बहना योजना एक छलावा है। ये सिर्फ वोट खरीदने, अप्रत्यक्ष रूप से ये वोट की खरीदी हो रही है। और यदि 18 साल तक आप क्या करते रहे, तब कहाँ थी लाडली बहना योजना? मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में, अत्याचार में नंबर 1 रहा है, तब कहाँ थे आप? 18 साल बाद क्यों आपको महिलाओं की याद आई है? लाडली बहना योजना सिर्फ ये एक छलावा है जो कि लोकसभा चुनाव तक चलेगा। लोकसभा चुनाव तक चलेगा, लेकिन जो आपके संगठन के प्रमुख हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा है कमलनाथ जी, वो भी इस प्रकार की योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। तो ये भी क्या कोई मतलब वादा सिर्फ इसलिए है कि सरकार में आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कमलनाथ जी ने वचन दिया है। उन्होंने वचन दिया है कि यदि हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपये आएंगे। ये एक वचन है जो कि वो पूर्ण करेंगे। वचन किसानों को लेके भी दिया गया था कि 10 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन सभी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हो पाया है। तो ऐसा लोगों का कहना है कि वचन तो दे देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते। जी देखिए, बीजेपी लोकतंत्र विरोधी सरकार रही है। कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने विधायकों की खरीदी पर रोक कर अपने मध्य प्रदेश को कितने बड़े नुकसान में पहुंचाया था, इसलिए इतना समय ही नहीं मिल पाया कि वो कुछ कर सकें। समय अभाव के कारण उस सरकार जल्दी चली गई, इसलिए किसान का कर्ज माफ़ नहीं हो पाया। ये विश्वास है आपको कि आने वाली सरकार अगर कांग्रेस की होती है, आपकी पार्टी की होती है, तो किसानों का कर्ज भी माफ़ होगा और लाडली बहनों जैसी योजना जो है वो निरंतर चलेगी। चलिए, ये तो लाडली बहनों की बात हो गई है। आपने जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो आपने शिक्षा के क्षेत्र की बात की थी। जनपद सदस्य हैं आप, आपके क्षेत्र में भी सरकारी स्कूल हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, वहाँ की बिल्डिंगें अच्छी नहीं हैं, शिक्षा का स्तर नहीं है अच्छा, तो आप क्या प्रयास कर रही हैं उसके लिए? जी, प्रयास मैं जाती हूँ स्कूलों के इंस्पेक्शन के लिए जाती हूँ, तो वहाँ से वीडियो बनाकर और हमारे जो विभागों की मीटिंग होती हैं उनको मैं बताती हूँ, वहाँ की स्थिति से अवगत कराती हूँ। और जैसे किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है और मैं वहाँ पे हूँ और मुझे जानकारी मिलती है तो मैं खुद जाकर वहाँ पे महीनों मैंने किशनगंज के स्कूलों में पढ़ाया भी है। यदि कोई किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं रहता तो मैं जाकर वहाँ पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप स्वयं जाके पढ़ाती हैं, तो अपनी एजुकेशन भी बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। जी, मैंने MSc किया बॉटनी से। MSc बॉटनी से किया है, इसलिए आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए। पर ये जो सेंट्रल स्कूल की मांग चल रही है और जो कृषि विश्वविद्यालय की मांग चल रही है, तो ये आपको लगता है कि सिर्फ वादा कर रहे हैं ये लोग कि हम जीतेंगे तो लेकर आएंगे, या फिर वास्तव में वहाँ पर इस प्रकार के स्कूलों की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय की आवश्यकता है? देखिए, स्कूल की तो आवश्यकता है निसंदेह, लेकिन आप 18 साल तक क्या करते रहे? आप सत्ता में थे, तब आपने स्कूल क्यों नहीं बनवाए? चुनाव के समय ही ये आपका भूमि पूजन योजनाएं सिर्फ चुनाव के समय ही क्यों आपको याद आती हैं? जब आप पिछले 20 सालों से सत्ता में हैं तो आपको ये पहले कदम उठाना चाहिए था। तो आप अगर जीतती हैं तो इस प्रकार के जो वादे हो रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय की मांग है और सबसे प्रमुख मांग जो है वो सेंट्रल स्कूल को लेकर है, तो आपके मन में ऐसा कोई विचार है कि इस प्रकार की आप स्कूलों की मांग को लेकर विधानसभा में लड़ेंगी? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल दूर की बात है। सबसे पहले जो स्कूल है मैं उनको ठीक कराने की कोशिश करूंगी और कोशिश करूंगी कि इनमें अच्छे से शिक्षक उन स्कूलों में जाएं और उनमें पढ़ाई का स्तर सुधरवाऊंगी। और उसके बाद जो अपना ये पलायन हो रहा है क्षेत्र से शिक्षा के लिए, बेरोजगारी के लिए, इसको रुकवाने की कोशिश करूंगी।
फिर बाद में ये सेकेंडरी है कि कृषि विद्यालय, सेंट्रल स्कूल, पहले जो स्थिति है उनमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। जो इस समय खामियां हैं पहले उनको सुधार करेंगे और उनमें सुधार हो जाता है तो फिर इस प्रकार की जो मांग है उनको पूरा किया जाएगा। चलिए, चूँकि हम राजनीतिक बात कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा की बात की, आपने बताया कि आप एमएससी पास हैं, राजनीति में हैं, पढ़े लिखे लोग राजनीति में रहते हैं तो अच्छा लगता है। 2018 के चुनाव की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई थी। आपको प्रमुख कारण क्या लगता है कि कांग्रेस की हार का 2018 में प्रमुख कारण क्या था? देखिए, उस समय का कारण तो ये है कि चतुष्कोणीय जो घटनाक्रम बन गया था उसके कारण ये हार हुई है। और जो कुर्मी पथरिया विधानसभा में कुर्मी और लोधी बाहुल्य हैं, चूँकि ये आपस में आमने सामने थे तो इस कारण भी एक ये भी हार का कारण हो सकता है। हार का कारण कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसको भी आप मानती हैं? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा कारण है। पर अगर आप चुनाव लड़ती हैं, आपको टिकट देती है, तो फिर ये संभावना तो फिर से है कि जो लोग निर्दलीय पहले लड़े थे वो भी फिर लड़ सकते हैं आपके खिलाफ। नहीं, मेरे खिलाफ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि 40-45 सालों से आज तक मैंने ना किसी टिकट के लिए, ना मेरे परिवार ने कभी ये सबको मौका दिया है और ना किसी का विरोध नहीं किया है। तो मुझे ये ऐसा लगता है और आत्मविश्वास भी है कि यदि मुझे टिकट मिलती है तो कोई मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होगा चुनाव में। किसी से इस प्रकार की कोई बातचीत हुई है कि अगर आपको टिकट मिलती है तो आपके खिलाफ ना खड़ा? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे परिवार ने और किसी ने भी कभी विरोध नहीं किया किसी का आज तक। तो मुझे लगता है कि यदि मेरे परिवार को मुझे मौका मिलता है तो कोई मेरे खिलाफ चुनाव में खड़ा नहीं होगा कांग्रेस से, और सभी सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। आपका आत्मविश्वास है कि सभी सपोर्ट करेंगे। आपके संगठन को भी आत्मविश्वास होना चाहिए। वर्तमान समय में जो स्थिति कांग्रेस की है वो देखी जा रही है कि लोग जीतते कांग्रेस से हैं और फिर पार्टी छोड़ देते हैं। तो ये कैसे यकीन आप दिलाएंगी अगर आपको टिकट मिलती है या टिकट मिलने की संभावना है कि आप कांग्रेस में ही रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका विरोध करती हूँ। अगर किसी को भी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी अन्य पार्टियाँ हो, यदि किसी को उस पार्टी की रीति नीति या कार्यशैली पसंद नहीं है तो वो इलेक्शन के पहले अलग हो जाए। बाकी यदि आप इलेक्शन के बाद जीतकर आप पार्टी को बदलते हो तो ये जनता की मत के साथ, उनके आत्मविश्वास के साथ, उनके विश्वास के साथ ये बहुत बड़ा विश्वासघात होता है। और फिर आप इसको कभी, और आपको जनता फिर कभी माफ़ नहीं करती है। तो आप यकीन दिलाती हैं कि अगर आपको टिकट मिलती है और आप जीतती हैं तो आप कांग्रेस के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित। ये इसलिए हम लोग पूछ लेते हैं क्योंकि ये बाद में काम आता है कि इस समय आपने क्या कहा था और आगे क्या परिस्थितियां निर्मित होती। तो ऐसा है कि मतलब आपसे अभी भी मैंने बोला कि अगर मैं अपना बोल रही हूँ और सभी के लिए बोल रही हूँ कि यदि किसी को भी पार्टी छोड़नी है या वो किसी कारण से पार्टी में आगे नहीं बढ़ना चाहता तो चुनाव के पहले छोड़ देना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद यदि आप जाते हो तो इससे बुरा फिर कुछ नहीं होता है। पूरा मतलब सबका विश्वास उठ जाता है आपसे। एक दो लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं कि पथरिया की जनता को, आप चूँकि नया चेहरा है विधानसभा के लिए और आपको लग रहा है कि निश्चित रूप से आपको टिकट मिलने की संभावना है और संगठन आपको देगा, तो पथरिया की जनता से क्या अपील करेंगी आप? पथरिया की जनता से मैं अपील करूंगी कि उनके जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा है, बेरोजगारी है, और मतलब जो भी उनकी समस्याएं होंगी मैं उनको हल करने की कोशिश करूंगी। और मुझे ऐसा विश्वास है यदि मुझे पार्टी टिकट देती है तो मुझे पथरिया विधानसभा से सभी लोग मेरा सहयोग करेंगे, और अगर मुझे नहीं मिलती तो मैं भी, जिसको भी टिकट यदि पार्टी देगी तो हम उनका सहयोग करेंगे। बायोडेटा वगैरह जो मांगा जाता है, जो प्रोफाइल मांगी जाती है, वो भेज दी है पथरिया, वो भोपाल आपने कि अभी रखी हुई है? नहीं, बायोडेटा तो सब इस बार दिया है, सभी को दिया है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? भोपाल आप जाती नहीं हैं, आपके कागज़ भोपाल पहुंच जाते हैं? क्षेत्र के लोग ले जाते हैं, हम क्षेत्र के लोग ले जाते हैं। ये थी हमारे साथ श्रीमती संगीता सीधा जी, जो कांग्रेस पार्टी का पथरिया विधानसभा से एक चर्चित चेहरा है और जिन्हें उम्मीद ही नहीं
विश्वास है पूरा कि संगठन उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें टिकट देगी। उनकी क्या योजना है उन्होंने बताया, और उनका मुख्य जो 2 योजनाएं उनकी रहीं, अगर वो जीतती हैं तो उनका कहना है कि एक तो पलायन बंद करना है, पथरिया क्षेत्र के जो मजदूर वर्ग है पलायन कर रहा है रोजगार के अभाव में, उसको रोकने का प्रयास करेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूलों की जर्जर हालत है उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, उम्मीद जो है उनकी वो विश्वास में खरी उतरती है कि नहीं उतरती है, संगठन उन्हें टिकट देती है नहीं देती है। हमारे साथ जुड़ी नहीं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे, आपका धन्यवाद। हम अगले कार्यक्रम में फिर किसी जनप्रतिनिधि के साथ रूबरू होंगे।